Hello dear students, welcome to you at your favorite Med N2T channel. Dear future doctors, as we are in a mission to enhance our knowledge और हमारा उद्देश्य भी है we have enough knowledge. चलिए आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात किए थे और पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है एंड इंसिडेंट्स टेकन प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं. तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले तो ऐसे 14 से 15 फैक्टर हैं, 15 फैक्टर्स हैं और पूरे 15 फैक्टर की लिस्ट हमारे इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां से पूरी लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. हम उनमें से कुछ की बात करेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए तो फर्स्ट फैक्टर हम बात करेंगे टेम्परेचर. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हार्शली अफेक्ट करने वाला फैक्टर टेम्परेचर है. टेम्परेचर बहुत अधिक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है. इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट जान लीजिएगा कि 0 to 6 डिग्री सी तक फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं होता है. प्लांट में फोटोसिंथेसिस 6 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर स्टार्ट होता है. 5 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट एट 6 डिग्री सेल्सियस. इससे कम टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. यानी जो फोटोसिंथेसिस है ये चलता है बिटवीन 6 डिग्री सी टू से 36 डिग्री सी. 6 डिग्री सी से सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता. 6 डिग्री सी से अगर कम टेम्परेचर है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये इट बिकम डबल एट इंक्रीज ऑफ डबल पर 10 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगा. मीन्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 6 डिग्री सी पर है उसका जस्ट डबल 16 डिग्री सी पर हो जाएगा. उसका जस्ट डबल अब 16 डिग्री सी का जस्ट डबल हो जाएगा 26 डिग्री सी पर. 26 डिग्री सी पर जो टेम्परेचर उसका जस्ट डबल हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस पर. तो 6 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये वैलिड होता है. 6 डिग्री सी से 30 डिग्री सेल्सियस तक. 30 डिग्री सेल्सियस के बाद कुछ और सारे फैक्टर्स काम करने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल नहीं हो पाता है. तो 2 पॉइंट अभी ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता. सारे फैक्टर्स हो, कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी है, वाटर भी है, सब कुछ है, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सनलाइट भी मिल रहा तो भी नहीं. जब तक 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक फोटोसिंथेसिस इनिशिएट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 डिग्री सी से कम टेम्परेचर पर इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट करने वाला एंजाइम है रूबिस्को, ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा. और जब तक ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. और इससे कम टेम्परेचर पर pH2 स्टार्ट नहीं होगा. जब तक pH2 स्टार्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. pH1 pH2 अगले वीडियो में, आगे की वीडियो में डालूंगा, वो हायर लेवल के 11th क्लास की वीडियो में डलेगा. अब यहाँ के बाद वीडियो की 2 सेक्शन चला जाएगा. एक 10th क्लास का लैब प्रोसेस, अब उनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है. अब 10th क्लास के लिए आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, उनकी सिलेबस बहुत ज़्यादा है. फिर और 12th के लिए अलग से, 11th क्लास का अलग से वीडियो आएगा उसमें, जिसमें हम लोग समझेंगे pH1 pH2. खैर इतना जान लीजिए. तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा.
6 से 36 पर फोटोसिंथेसिस होगा और हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल होता चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे कह रहा है क्या कि 36 डिग्री सेल्सियस के बाद अब देखते हैं इनको कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ेगा, कैसे चेंज होगा इसमें। और मतलब 36 के बाद अगर हम इसको ग्राफ द्वारा समझे तो यहाँ पर कर लेते हैं टेम्परेचर, ये हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस रेट, तो फोटोसिंथेसिस रेट ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये 0 से 6 तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, 6 डिग्री सी से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। किस तरह से बढ़ा, ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, 36 उसके बाद यहाँ आ गया 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से गिरने लगेगा और 42 डिग्री सी पर आकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सीज अप हो जाएगा। यानी 42 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जैसे ही 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर उसके स्टोमाटा में वाटर नहीं मिलेगा और वाटर की एब्सेंस में इनका स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा और जैसे ही स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा इनमें गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। एटमॉस्फेयर से यह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे जो इनका बेसिक रॉ मटेरियल है। आप समझ में आ रही नहीं आई है? जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस पार होगा वाटर की इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण एक तो रूबिस्को एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा, दूसरा स्टोमाटा क्लोज होने लगेगा जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलने लगेगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलने लगेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने आप घटने लगेगा। 42 डिग्री सेल्सियस पर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, यानी वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ले पाएगा और उस कंडीशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? चलिए आगे कर रहा है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसके एक्सेप्शन है 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, याद रखिएगा, स्पेशली वे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन कंटिन्यू photosynthesis up to 70 डिग्री सेल्सियस। ब्लू ग्रीन एल्गी 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सह सकता है और इस टेम्परेचर तक ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यही कारण है कि गर्म जल के झरनों में, हॉट स्ट्रीम में भी ब्लू ग्रीन एल्गी सर्वाइव कर लेता है। ये एडाप्टिव फीचर है। अब क्या करें, उनको यही टेम्परेचर मिलता ही रहा, जाकर छुपे, वहां टेम्परेचर बढ़ा, तो एडाप्टिव फीचर है। ये 70 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, पहला। और अगला है कि ज़ेरोफाइट्स कैन कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस till 55 डिग्री सेल्सियस। ज़ेरोफाइट्स में मरुस्थलीय पौधे, रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तान में रहने वाले पौधे 55 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इनकी एक और विशेषता है, इनका लाइट रिएक्शन दिन में होता है और डार्क रिएक्शन रात में होता है। इनमें जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली 2 स्टेप पे होता है, यानी ये दिन में क्या करते हैं, दिन में ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। वाटर H और OH प्लस आयन में स्प्लिट अप होकर उसमें स्टोर हो जाता है। उसके बाद की प्रोसेस नाइट में होती है जो टेम्परेचर कम होता है। इनकी विशेषता है। क्लियर? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। दूसरा बात करेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन।
फर्स्ट टेम्परेचर समझ में आ गया। चलिए मेन बातें, मुख्य बातें। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 कंसेंट्रेशन की। CO2 कंसेंट्रेशन ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता है। इसमें कह रहा है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसेंट्रेशन बिलो 0.03% एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वह एजेंट या लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट वह एजेंट, वह फैक्टर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मतलब अगर 0.3% से कम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन 0.03% से 0.3% तक ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को 1% अफेक्ट करेगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज बाय 1%। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ CO2 कंसेंट्रेशन यहाँ हो गया 0.03%। इससे कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा, है ना। और ये आ गया 3%, यहाँ हो गया 3%, 1% बढ़ा इंक्रीज करेगा और इसके बाद ये अफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करेगा। 0.3% से 3% कंसेंट्रेशन तक अगर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 1% बढ़ेगा। उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ भी हो वो नहीं बढ़ाएगा। और यदि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा तो देन आफ्टर 3%, सॉरी ये गलत हो गया है, आफ्टर 3% इट स्टार्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजिंग। ये 3% का रेशियो है। आफ्टर 3% कंसेंट्रेशन, 0.3% concentration, not 3%, 0.3%. After 0.3% concentration, CO2 start accumulate in, ये किसमें accumulate होगा? स्टोमाटा, leading decrease in photosynthesis। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर CO2 कंसेंट्रेशन 0.3% से ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट के स्टोमाटा में कार्बन डाइऑक्साइड का जमा होने लगेगा और उस कंडीशन में गैसेस एक्सचेंज अप्रप्ट होगा और आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइट की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट बहुत अधिक इफेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस in the light of photosynthesis takes place in the light having intensity 400 to 700 nanometer, 400 to 700 nanometer।
400 से 700 नैनोमीटर के बीच की इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस काम करता है, बशर्ते कि अदर फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करे। दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑप्टिमम मैक्सिमम। फोटोसिंथेसिस is maximum in red and blue light. Red and blue light. फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो 400 से 700 नैनोमीटर तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? रेड और ब्लू लाइट में। बट इसमें कह रहे हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एक्सेप्शन आ गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी can perform photosynthesis in येलो और ऑरेंज लाइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म येलो और ऑरेंज लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सकता है? कौन सा ऑटोट्रॉफ रेड या येलो और ऑरेंज लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा? देन दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? अदरवाइज नहीं। और इनके लिए ऑप्टिमम है 400 to 700 नैनोमीटर, जो किस कलर में है? रेड एंड ब्लू कलर में मैक्सिमम होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, जिसको थोड़ा सा समझिएगा, कंसंट्रेट होइएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका वाटर। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है करा है। बट ओनली 1% ऑफ टोटल वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मात्र 1%, याद रखिएगा। रूट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। शेष का ट्रांसपिरेशन हो जाता है। शेष या तो ट्रांसपिरेट हो जाता है या फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट में अकुमुलेट हो जाता है। टर्जिडिटी भी बनाए रखना है ना, इसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे करा क्या कि इफ इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर इवेपोरेट हो जाएगा। बट इफ वाटर इनटेक डिक्रीजेज, लीव्स स्टार्ट विल्टिंग, तो फिर पत्तियां मुरझाने लगती है। जब वाटर डिक्रीज कर जाएगा तो पत्तियां मुरझाने लगती है, क्योंकि ये लीव्स की टर्जिडिटी को भी नहीं बना पाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे मिनरल। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कुछ मिनरल भी हैं, जिसमें आ जाते हैं आपका मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, फास्फोरस are closely associated with, these are magnesium,
iron, copper, chlorine, manganese and phosphorus are closely associated with photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड मिनरल कौन कौन से हैं? तो इससे क्लोजली एसोसिएटेड मिनरल्स हो जाएंगे आपके मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज और फास्फोरस। अगर इनकी कंसेंट्रेशन घट जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इसको अफेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है जिसमें कहता है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट में आपका मेन लिया जाता है ओजोन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर ऑक्सीडेंट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड and other oxidants decreases or affect rate of photosynthesis। क्योंकि ये सब गैसेज जो हैं उनको रुबिस्को एंजाइम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और जब प्लांट को रुबिस्को एंजाइम नहीं मिलेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आ गया कुछ केमिकल कंपाउंड भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हार्डली अफेक्ट करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। फिर हो जाएंगे आपके सम केमिकल कंपाउंड जो फर्टिलाइजर्स के रूप में आते हैं, वो नहीं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड्स। अभी हम बात किए थे ना इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में, जानते हैं ना? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इनको कैसे प्रभावित करते हैं? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, it is one of the important industrial waste। then आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हाइड्रोजन सल्फाइड एडवर्सली अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अभी क्लोरोफिल की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि क्लोरोफिल पर मैं एक वीडियो लाऊंगा पूरा क्लोरोफिल का, ठीक है? इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिक के साथ लेकर आऊँगा, अगला वीडियो उसी पर भी मैं दे दूंगा आपको। चलिए क्लियर। अब यहाँ से आपका आता है ब्लैक मैन्स प्रिंसिपल के बारे में जाने, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ये खासकर 11th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए फोटोसिंथेसिस बस यही ध्यान रखिएगा कि फैक्टर इफेक्ट में आ गया, वाटर कंसंट्रेशन हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 3 की ज़्यादा बात हो रही है। बाकी ये चूंकि मैं वीडियो सीनियर और जूनियर दोनों मिलाकर बता रहा हूँ और उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आता ब्लैकमैन प्रिंसिपल क्या कहता है। ब्लैकमैन प्रिंसिपल, और जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आपके इसके बारे में और डिटेल्स आपको नोट्स मिल जाएंगे। करा व्हेन अ प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय मोर देन वन फैक्टर, व्हेन अ प्रोसेस और रिएक्शन इज गवर्न्ड by more than one factors, when a process is governed by more than one factors, then the rate of process is governed by the rate of process is governed by the factor
हैव क्लोज टू मिनिमम वैल्यू, मतलब समझते हैं अभी। क्लोज टू मिनिमम वैल्यू क्या कर रहा है, इसको समझिएगा। When a process is governed by more than one factor, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस काफी सारे इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, 15 फैक्टर्स की बात है, हम 15 फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं, मोस्टली 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर 15 फैक्टर्स हैं तो उसमें से कोई भी एक फैक्टर, मतलब जो क्लोज वैल्यू के पास होता है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर देता है, वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर देता है, दूसरा फैक्टर को अफेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं वाटर, हो गया वाटर टेम्परेचर एंड लाइट इन CO2 कंसंट्रेशन की, इन तीनों में अगर वाटर कम मिल रहा है तो इन दोनों को ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन जाएगा, वाटर इसका लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें सिंपल सी बात इसमें कह रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ब्लैकमैन ने जो डायग्राम दिया था, ये देखिए, ये आपका यहाँ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एज ए लिमिटिंग फैक्टर, CO2 कंसंट्रेशन, और ये हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात है, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं पहला लिमिटिंग फैक्टर हो गया लो इंटेंसिटी ले रहे हैं तो, फिर ये लिमिटिंग हो गया मीडियम इंटेंसिटी, और हायर इंटेंसिटी। इट मीन्स CO2 कंसंट्रेशन के साथ साथ भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, चाहे देखिए बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है ये, है ना, क्यों? क्योंकि CO2 इसमें एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग फॉर हैविंग more interesting information.